हेलो एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस। मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेलनेस टॉक बिकॉज एवरी एज मैटर्स। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और टॉक्सिसिटी के बारे में। आज हमारे साथ इस चर्चा का जो हिस्सा होंगी गेस हूम साइकोलॉजिस्ट सूची गोयल। वेलकम टू आवाज द वॉइस मैम, कैसे हैं? हाय अर्सला, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कैसा रहा आपका? हमेशा की तरह एकदम आपसे मिलने के बाद तो और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सोचिए, क्या ये ट्रेंड सेट हो गया है? सिचुएशनशिप, टॉक्सिसिटी, क्यों लोग सिंगल रहना प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, आजकल के समय में जो है शायद सिंगल रहना लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अपनी इंडिविजुअलिटी जो है और अपनी जो सेल्फ केयर है या सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा समझ आ गई है। और लोग ये भी जान रहे हैं कि उन्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। हो सकता है इसके और भी कारण हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको लगता है, और जो कि कुछ हद तक सही भी है, कि एक गलत पार्टनर के साथ रहने से बेटर है कि आप सिंगल रहें जब तक कि आपको ये नहीं फील होता कि जो आपने इंसान अपने लिए चुना है टू बी इन अ रिलेशनशिप वो आपके लिए सही है, वो आपको समझता है, वो आपके अच्छे बुरे या फिर जिस भी क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा ना तो खुश रह सकता है ना हमेशा अच्छा सही रह सकता है, उसके लाइफ में हर फेज आएगा। तो उन सारे ही फेजेस को वो सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इसके वजह से एक तो सिंगल रहने का जो कारण है मुझे लगता है बढ़ता जा रहा है, और दूसरे कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं, बातें ऐसी सुनने में आ रही हैं जहां पर हो सकता है जो यंगर जनरेशन है उसको थोड़ा सा फियर भी डेवलप हो जाता है। अच्छा सुची, क्या पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था? हम तो एकदम अचानक से कैसे ये ट्रेंड सेट हो गया? मैं तो इसको ट्रेंड बोलूंगी क्योंकि हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। मतलब सिचुएशन से बढ़ रहा है और कमिटमेंट्स कम हो रही हैं। व्हाई? देखिए, सिचुएशनशिप के बढ़ने का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है कि यहाँ पे कमिटमेंट की कमी है। और जब भी आप बोलेंगे कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप नीड्स कमिटमेंट, और सिर्फ कमिटमेंट नहीं, उसमें आपकी वल्नरेबिलिटी भी होती है, उसमें आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप जैसे हैं, जो आप रॉ हैं, वैसे आप एक रिलेशनशिप में होते हैं। और जहां बात आती है सिचुएशनशिप की, वहां पे आपका कमिटमेंट काफी कम हो जाता है, वहां पे आपकी जो रॉनेस है वो कम हो जाती है, वहां पे आपका किसी भी चीज को लेकर के जो रवैया है, जो लॉन्जेविटी है, जो लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप है, वो काफी कम रहता है। अच्छा सुची, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है? क्या सोशल मीडिया भी इसका पार्ट है? आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया इसका पार्ट हो सकता है और शायद है भी, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि अभी हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में रहते हैं। मैं कहने का मतलब कि अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए तो अभी चाहिए। जैसे मुझे आज कहीं जाना है जहाँ स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है, तो स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है तो आई एम ओके कि मैं एक किसी के साथ जाऊँ जहाँ सिचुएशनशिप में हूँ तो चलेगा, या फिर फॉर द टाइम बीइंग हम रिलेशनशिप में हैं, या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वाले फेज में है। तो क्योंकि हमें एक तो सोशल इमेज हमें अपनी सेट करनी है, इसलिए भी हो सकता है, वो पीयर प्रेशर भी हो सकता है, वो सोशल प्रेशर हो सकता है डिजिटल मीडियम के थ्रू। और दूसरा है कि लैक ऑफ कमिटमेंट किसी भी चीज पे, चाहे वो सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, अगर आप किसी भी चीज में जवाबदेही की बात करें तो वो काफी कम हो गई है। कमिटमेंट हर चीज में कम होता जा रहा है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंटल रिलेशनशिप हो, हर जगह। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ये बहुत ज्यादा पिक कर रहा है। अच्छा, हम पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं सुची। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी रिलेशन में होते हो, या जो भी किसी भी, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग। तो उसमें टॉक्सिसिटी जो नया वर्ड सो कॉल्ड ऐड हो गया है, उसके लिए क्या उसकी शुरुआत कहाँ से होती है सुची? टॉक्सिसिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। बस ये है कि शायद टर्मिनोलॉजी या फिर अवेयरनेस चीजें बदली हैं, इसलिए बढ़ गई है। टॉक्सिसिटी सिंपल सी चीज है कि जहां पर भी कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे चाहे हम रोमांटिक रिलेशन की अगर हम बात करें,
तो वहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो हमेशा से चली आ रही हैं, आज से नहीं, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल करना किसी को, हाँ। किसी भी तरह से, कि आप क्या पहनेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप किससे मिलेंगे, आप क्या बात करेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कैसे दिखेंगे, आपका वजन कितना होगा, हर चीज। ये चीजें हमारे समाज में बहुत सालों से, जमानों से चली आ रही हैं, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, जेन जी है, जेन अल्फा है, वो अपने सेल्फ वर्थ को शायद समझ रहे हैं और टॉक्सिसिटी को भी समझ रहे हैं, और जो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की बात होती है उसे भी समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नया नहीं है कि रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हैं। बहुत ज्यादा आप किसी से ऑब्सेस करते हैं कि आप उसकी फ्रीडम, मतलब आप प्यार और ऑब्सेशन में अंतर भूल जा रहे हैं। किसी को भी प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, वो उसकी सोच तक पे आप काबू कर लेंगे। तो वही टॉक्सिसिटी के ट्रेट्स हैं, वो हर पैरामीटर्स में दिखते हैं। आप देखेंगे, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, मान लीजिए हमारे कोई बॉयफ्रेंड्स है या हस्बैंड्स है या जो भी है, उस रिलेशनशिप में भी आपको वो टॉक्सिसिटी के ट्रेट्स दिख सकते हैं जो आपको पहचानने चाहिए। अगर आप एक फैमिली का हिस्सा है, जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मेरे मान लीजिए अगर इन लॉज हैं या मेरे पेरेंट्स हैं या कजिन्स हैं या सिबलिंग्स हैं, वो भी कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बना देते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो, आपके साथ आपकी बात समझता हो, लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट और जो लोग हैं आसपास के, वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि वो रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक हो जाए। अच्छा, पॉजेसिवनेस और ऑब्सेशन दोनों बहुत अलग अलग है ना सुचि? पहले अगर कोई भी रिलेशनशिप होता है तो अगर पार्टनर आपको कह रहा है कि आई एम पॉजेसिव अबाउट यू, दैट इज माई लव, और अब ऑब्सेशन आ गया है, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप उसको नाम दे रहे हो पॉजेसिवनेस का या फिर ऑब्सेशन का। वो गलत है, सही है, क्या है वो? देखिए, पॉजेसिवनेस की भी एक सीमा होती है कि हाँ। आप अगर पॉजेसिव हैं, आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर के लिए पॉजेसिव हैं, तो आप उससे क्या समझती हैं? इसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यही है कि आना, यहाँ नहीं आना, क्योंकि ऐसा ही होता है, यहाँ आना नहीं है, ये नहीं खाए पहनना, यहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप चाहते हैं कि वो ये ना खाएं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो उसका कारण क्या है? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो ना खाएं? क्योंकि वो पार्टनर तो आपको नाम दे रहा है ना कि यही मेरा प्यार है, मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा कहें कि आप ये मत खाइए, तो आपका कोई सोच होगी ना पीछे, आप क्यों कहेंगे? हाँ, या तो मैं उस चीज से ट्रिगर हो रही होंगी, है ना, और या तो मुझे वो चीज मुझे नहीं पसंद आ रही होगी, दैट इज द ओनली रीजन। देखिए, पॉजेसिव होना एक हद तक ठीक है, हाँ। जैसे कि आप कह रही हैं कि पॉजेसिव है हम अपने पार्टनर के लिए, लेकिन उसके पीछे के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम खाने की बात करें, मैं और ज्यादा किसी बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन पर नहीं जा रही, बट कई बार हम बोलते हैं कि आप ये मत खाओ। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पता है कि आपका पार्टनर डायबिटिक है। अच्छा सुचि, अब तो ऐसे भी लड़ाई हो जाती है, जैसे पार्टनर, फीमेल पार्टनर वेजिटेरियन है और मेल नॉन वेजिटेरियन, तो उस पर भी लड़ाई हो जाएगी, ये तुमने नॉन वेज खा लिया तो आप तो बात ही नहीं करनी। बिल्कुल, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी कमिटमेंट क्या, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, अगर आपको पता है कि आपको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है, तो ये आपको बहुत पहले ही क्लियर करना है, नॉट आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, है ना। दूसरी, जैसे हमने बात करी पॉजेसिव होने पे हम कुछ चीजों के लिए मना करते हैं या रोका टोकी करते हैं। नहीं, ट्रिगर नहीं कहूंगी, बट रोका टोकी सिंपल सी अगर बात करें तो उसके पीछे अगर तो ये कारण है कि आप मान लीजिए आपका पार्टनर डायबिटिक है, आप उन्हें बहुत ज्यादा शुगर इंटेक के लिए मना कर रहे हैं, तो आप पॉजेसिव हैं कि उनकी हेल्थ ना खराब हो, एक केयर फैक्टर है। ऑब्सेशन क्या है कि आप वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं, हाँ। यानी कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि उनका आपके अलावा भी एक पर्सनल स्पेस है। हर चीज में आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते, ना ही आपका कोई राइट बनता है कि कौन कहाँ किससे कब कितनी बात करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे बैठेगा, कैसे खड़ा होगा। दैट इज कंट्रोल, दैट इज नॉट पोजेशन, दैट इज नॉट लव। तो अगर आप वो बाउंड्री भूल जा रहे हैं कि आपने इस इंसान को, एक तो होता है ना ये फोन मेरा है, वो एक चीज है, एक वस्तु है जिसपे आपका हक हो गया है। इंसान पे भी आपका हक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसकी भी एक फ्री विल है, उसका एक पर्सनल स्पेस है, उसकी अपनी चॉइसेस भी हैं। तो लव
या कमिटमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं रहा है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में हैं तो आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। अच्छा सुचि, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बीइंग अ पार्टनर क्या आप ये इस चीज़ को सही समझती हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम एक दूसरे का फ़ोन चेक कर सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों के एक्सेस हमारे पास होने चाहिए, तो ये कितना वैलिड है? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कई बार ऐसे पार्टनर्स होते हैं, बोथ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें दे आर ओपन टू द फैक्ट कि भाई आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं, कभी भी आप मेरा मेल भी चेक कर सकते हैं, आप सबको चेक कर सकते हैं, विच इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन। लेकिन अगर मैं अपने रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मेरा पार्टनर मुझे पता चले कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पीछे से मेरा फोन चेक करते हैं, कि कॉल लॉग चेक हो रही है, कि व्हाट्सएप चेक हो रहा है या मेल चेक हो रहा है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि आप मुझसे ही पूछ लेते अगर आपके मन में कोई बात थी। एक तो है कि आपने मेरा फोन उठा के चेक किया क्योंकि कुछ आया था और आपको मेरे फोन में मैसेज देखना था एंड आई वाज अवे, व्हिच इज फाइन। बट अगर डेलिबरेट एक अटेम्प्ट है टू चेक कि मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, कितनी देर तक बात कर रही हूँ, हाँ कितनी देर तक बात कर रही हूँ, तब मुझे लगता है कि शायद वो एक गलत चीज है। और अगर इस तरह का कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी बात है, तो सबसे बेटर चीज है आप अपने पार्टनर से सामने सामने बात करिए, सॉर्ट करिए। हाँ। अच्छा, जैसे अब हम देखते हैं नेटफ्लिक्स आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया और OTTs, वहां पे ऐसी सीरीज आती हैं, जैसे अभी ऑब्सेशन भी आया था, एक सीरीज आपने देखी होगी। तो ये चीजें क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को? बिल्कुल, सोशल मीडिया, स्पेशली डिजिटल मीडिया जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों ही मीडियम्स आते हैं, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस का माध्यम है। चाहे हम किसी भी चीज़ में देखें, अगर आप ये भी देखेंगे ना कि करियर ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो चीज़ न्यूज़ में ज़्यादा आती है उसका पिकअप ज़्यादा होता है। न्यूज़ इन द सेंस चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे TV चैनल्स हो, कपड़े हैं, हम क्या पहन रहे हैं, किस तरह से ड्रेसअप हो रहे हैं। आप देखिए, मतलब मेरे साथ मुझे एक चैलेंज लगता है, अगर मैं किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाती हूँ, नॉर्मली भी कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करने जाती हूँ, तो सिर्फ क्रॉप टॉप्स ही मिल रहे हैं, मुझे नहीं पहनने हैं क्रॉप टॉप। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो हमारा मीडिया है वो बहुत ही ज्यादा हद तक आज की जनरेशन को भी और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो क्या चॉइसेस अपनी लाइफ में ले रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जनरल चीजें हो कि कौन सा बैग, कौन सी घड़ी, कौन से कपड़े, कौन से जूते, कौन सा स्कूल, कौन सा कैफे, एवरीथिंग वी हैव टू चेक ऑन द डिजिटल मीडिया एंड इट्स अ वेरी बिग मीडियम दैट इन्फ्लुएंसेस अस। तो मेंटल हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ सकता है? किस हद तक खराब कर सकती है आपकी मेंटल हेल्थ? इट डिपेंड्स। इनफैक्ट इन सभी चीजों का बहुत असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर तो आप एक इंसान है जिसके पास और मीडियम्स हैं जहाँ पे अपनी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, खुल के उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, राय ले सकते हैं किसी ऐसे इंसान से जो आपको सही बात बताएगा। मैं ये नहीं कह रही पेरेंट्स से ही करें या बड़े से ही करें, कई बार लाइफ में ऐसा कोई इंसान होता है जो आपको सही गाइडेंस देता है, बस दैट पर्सन एग्जिस्ट। लेकिन आपकी अगर डिपेंडेंसी सिर्फ सोशल मीडिया है टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ चॉइसेस और आपका कंजम्पशन सही नहीं है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप की बात करी थी, अगर आपने टॉक्सिसिटी की बात करी थी, तो आजकल रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा कंपैरिजन है कि प्रपोजल वीडियो, उसको ऐसा रिंग मिला था, मुझको ऐसा मिला, मेरा जब प्रपोजल होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा सेटअप होना चाहिए। या फिर वो लोग तो एनिवर्सरी पे वहाँ गए थे, डेट पे वहाँ गए थे, इस पे वहाँ गए थे। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये जो कंपैरिजन है, ये जो एक बबल सा बन गया है। बेसिकली लोग रियल लाइफ को रियल लाइफ से, हाँ, क्योंकि वो पूरी बात तो नहीं जानते, लेकिन वो जैसे जब हम छोटे थे तो होता था ना कि अरे उसके बच्चे को तो इतने मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। पहले हम दोनों में कंपैरिजन था, आप तो अलग ही लेवल हो गया, क्योंकि हमारी लाइफ्स अलग है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल अलग है, हमारा हो सकता है लाइफ में कोई सिचुएशन ही अलग है। लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी, रिलेशनशिप में कंसर्न्स, कमिटमेंट की कमी, वल्नरेबिलिटी को ना दिखाना, एक फकार्ड में रहना बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा सुचि, आपके नजर में बीइंग अ पार्टनर, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग
कैसे प्रॉब्लम कर सकता है? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। जैसे अभी आपने मुझे एक बहुत सिंपल छोटा एग्जांपल दिया कि कई बार क्या होता है, एक पार्टनर वेजिटेरियन है, एक पार्टनर नॉन वेजिटेरियन है, और इसी बात पे बहुत बड़ी कलेश हो सकती है, ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। तो अब ये कह देना कि भाई वो नॉन वेज खाता है तो वो गलत है, या वो वेज खाता है तो गलत है, इज वेरी रॉन्ग। तो लोग इसको भी कंसीडर करते हैं ग्रीन रेड फ्लैग में। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, फूड चॉइस इज नॉट अ रेड फ्लैग, बट अगर मान लीजिए आपने कन्वे करा है अपने पार्टनर को कि टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर मी, फॉर टुडे इफ यू कैन अवॉइड दिस आप कर दीजिए, लेकिन तभी भी आपकी इमोशनल नीड को देखते हुए, आपकी भावनाओं को समझने के बाद भी जानबूझकर अगर आपका पार्टनर नजरअंदाज कर देता है फॉर अ डे, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसकी फूड चॉइस डिसाइड करेंगे, तो उसको एक रेड फ्लैग कह सकते हैं। या बार बार रिपीटेडली जान के डिसरेस्पेक्ट करना, या अपने से छोटा समझना या कंट्रोल करना, वो रेड फ्लैग के एक साइंस हो सकते हैं। और ये बहुत आम है, हमें देखने भी चाहिए और समझने भी चाहिए। और हम हमेशा बोल देते हैं कि सिंगल रहना इज ईजियर, बट ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं हमें एक परफेक्ट पार्टनर मिले, विच इज अ गुड थिंग, हम आपकी कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरत है कि अपने पे भी आपको बहुत काम करना पड़ता है जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं। क्योंकि जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल वैसे ही आप किसी और के साथ नहीं हो पाते। थोड़ा बहुत एक दूसरे के हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ता है, एडजस्ट नहीं होना पड़ता एक दूसरे के लिए। जब तक आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, तब तक वो फीलिंग नहीं होगी कनेक्शन की। तो इन शॉर्ट मोल्ड होना चाहिए, एडजस्ट नहीं करना चाहिए। एक ही तरह की बातें हैं, बट एडजस्टमेंट के नाम पे शायद हम कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं है, जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो रही बट थोपी जा रही हैं, और उसको एडजस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है। बट जब मैं मोल्ड होना कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ के फिर एक डिसीजन ले रहे हैं कि अच्छा मैं इतना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये नहीं कर सकता, और वो चॉइस मेरे पास है। अगर वो चॉइस ही नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक नैरेटिव सेट हो गया है सुची, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, और न्यूज की हमने बात की, तो आप क्या न्यूज आती है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मिलके कुछ भी अपने पार्टनर को मार दे रही है डायरेक्ट, मतलब लास्ट और फर्स्ट ऑप्शन इज डेड, किलिंग समवन। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो वो कितना, उसको कैसे आप देखते हो, वो कितना सही है? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है लड़कियों के लिए स्पेशली? शायद आप मेरी बात से अग्री नहीं करें, और अभी पिछले दिनों जिस तरह की न्यूज आई है, और इससे लेकर के मेरे काफी लोग से थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हो गई, कि जैसे ही किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर एक फीमेल गलती करती है, और मर्डर तो गलती नहीं, बहुत ही बड़ा मतलब अपराध है, जैसे ही कोई भी फीमेल कोई भी क्राइम कर देती है, तो पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है। अब उसकी ग्रेविटी नहीं समझ रहे लोग, ये नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा क्राइम हुआ है, कितनी चीजें खराब हो गई हैं। उस पे जोक्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं कि मेरा पार्टनर भी एस नाम का है, और देखो मैं तो हिल स्टेशन से जिंदा वापस आ गया, मुझे तो पूजा करनी चाहिए। तो हम उस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, जब भी कोई फीमेल क्राइम करती है, और मेरे दिमाग में भी सारे नाम चल रहे हैं, सारी फीमेल्स के मेरे पास नाम है कि किसने किसका मर्डर करा है, किसने क्या किया है, सबके नाम मेरे दिमाग में इस समय आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए, मैं एकदम हीनियस क्राइम्स जिनके लिए पूरे देश विदेश में बड़े बड़े मार्चेस निकले, आदमियों ने जो क्राइम्स करे, अगर मैं आपसे अभी पूछूंगी ना कि आप मुझे नाम बताओ, निर्भया केस में कौन थे अक्यूज्ड, नाम बताओ, आपको नहीं पता। किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारा मीडिया, हमारा अपब्रिंगिंग इतना जेंडर बाइज्ड रहा है, इतनी पेट्रियार्की कूट कूट के हमारे अंदर भरी है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वही है। जब एक लड़की का रेप होता है तो लड़की का रेप होता है और अक्यूज होते हैं। अभी जो 4 लड़कियों 5 लड़कियों 10 लड़कियों के भी आए हैं जिन्होंने भी क्राइम किया है और बहुत गलत किया है, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन आपको, मुझको और सबको उन लड़कियों के नाम पता है। आपको शायद ये नहीं पता उसने किसको मारा, उसके हस्बैंड का क्या नाम था, पूरा सिनेरियो पता है कैसे मारा, लड़की का नाम जरूर पता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। हाँ। तो ठीक है, हम वापस आते हैं जो आपका क्वेश्चन था कि गर्ल्स में या विमेन में भी ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली
जब एक शिफ्ट आता है सोसाइटी में, जैसे कि जेंडर रोल्स बदलते हैं, अब वर्किंग वुमेन बढ़ रही हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चॉइसेस उतनी नहीं होती, आपके पास उतनी डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप अपना बीइंग अ फीमेल, शायद बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडिया होंगे जो अपना लाइफ पार्टनर खुद से चूज कर सकते हैं। अगर करते भी हैं, लव मैरिजेस भी होती हैं, तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल्स, लड़ाइयाँ, पीछे की कहानी आपको नहीं पता कि घर में क्या क्या चल रहा है होती हैं, तो उसके चलते भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। और हम तो एक नैरेटिव पे सोच रहे हैं ना, मतलब हाँ, क्योंकि एक ने कर दिया तो दूसरी ने कर दिया और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम तो ये सोच के देख रहे हैं, हमें पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं है। एग्जैक्टली तो हो सकता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हों। और जो दूसरी बहुत बड़ी बात है, जब इस तरह के क्राइम्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सब चीज़ें जानने के बाद की ऑप्शन था कि वो किसी और तरह से इस चीज़ से बाहर आ सकता था इंसान, जो भी फीमेल थी, रादर देन किलिंग द पर्सन, तो हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी साइकोपैथिक पर्सनालिटी हो, सोशियोपैथी हो, यानी कि उसकी पर्सनालिटी ही एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सनालिटी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा परेशानी थी या और तरीके नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी, बट किसी किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स ही होते हैं जो हम बोलते हैं, जो हम क्लासिफाई करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ में, कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके अंदर ये ट्रेट्स होते हैं। तो जब रिमोर्स ना होना, यानी कि आपको पता है आपने इतना बड़ा क्राइम किया है, तभी भी आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार होता है ना, आप गलती से किसी को हर्ट कर देते, आपको बड़ा बुरा लगता है, यार मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जब आपके पास रिमोर्स नहीं है, आप एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, एक क्लासिफिकेशन पूरा मेंटल हेल्थ में, साइकोलॉजी में बना हुआ है जो डिफाइन करता है एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ किस तरह का होता है और वो क्या कर सकता है। तो वो एक कारण है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, जिसको हमें जब तक पूरी बात नहीं पता तो हम कुछ कमिट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम एक रैपिड राउंड करेंगे, उसमें मैं सवाल पूछूंगी और आपको एक 1 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। लव या अटैचमेंट? लव। मैरिज या लिव इन? दोनों ही, जिस पे आप दोनों की कंपैटिबिलिटीज और वैल्यूज मैच करते हो, डिपेंड्स ऑन द पार्टनर। थेरेपी या टाइम? पॉसिबली थेरेपी, क्योंकि टाइम हर चीज को हील नहीं करता, हीलिंग के लिए थेरेपी जरूरी है। घोस्टिंग या क्लियर रिजेक्शन? क्लियर रिजेक्शन, एनी डे। सिंगल रहना या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना? सिंगल रहना हमेशा। एक एडवाइस जो आप यंग कपल को देना चाहेंगी? देखिए, जब भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए, जब भी आप एक पार्टनर के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप पे काम करिए, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए, बट अपने ऊपर भी काम करिए, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी नया इंसान जुड़ता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो, तो वो अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी आदतें, अपना स्पेस लेकर के आता है। तो अपने ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है कि हम उनका पर्सनल स्पेस भी उसी तरह समझ पाएं, एम्पैथी रख पाएं जैसे आप अपना पर्सनल स्पेस समझते हैं। तो आई थिंक अगर हम इतना छोटा सा एक चीज अचीव कर लें तो यू कैन बी इन अ वेरी हेल्दी एंड लवेबल रिलेशनशिप। और आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो आपकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, जब आप उस चीज को बिल्कुल रॉ तरीके से अपने पार्टनर के सामने रख पाएंगे तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। बहुत सही कहा आपने। तो सुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई, कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे कंपैटिबिलिटी और टाइम लें, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएं। बाकी हम अपने दर्शकों से भी इजाज़त ले लेते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट डिस्कशन आप कौन से टॉपिक पर चाह रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारी वेबसाइट भी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वहाँ पर भी जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। शुक्रिया।